हाय गाइस, मैं हूं आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। सो फाइनली द DU LLB आंसर की इज़ आउट, जिसका हम सब लोग काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। फाइनली द की इज़ आउट। NTA की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यू कैन गो एंड चेक द सेम, दो इट इज़ हाईली अनलाइकली कि किसी ने देखा ना हो। एंड आई एम सॉरी दैट आई कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी ऑफ योर मैसेजेस। काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं सुबह से, बट अनफॉर्चुनेटली अ मेंबर ऑफ माई फैमिली हैज़ बीन टेस्टेड कोविड पॉजिटिव, सो आई वॉज इन द हॉस्पिटल दिस मॉर्निंग गेटिंग माई सेल्फ टेस्टेड, दो आई हैव बीन टेस्टेड नेगेटिव. But then at the same time I've put myself in quarantine in order to protect others from the same, hence the background. So चलिए इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो वी विल सी कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रॉन्ग हैं, जो हमें चैलेंज करने की ज़रूरत है। बट बिफोर दैट आईड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि अगर आप क्वेश्चन चैलेंज कर रहे हैं देन मेक श्योर कि सब लोग सेम क्वेश्चन चैलेंज ना करें। यू कैन डिस्कस अमंग्स योर सेल्फ इन द कॉमेंट सेक्शन और इन द ग्रुप्स अदरवाइज, सो दैट योर प्रेशियस मनी डज नॉट गेट वेस्टेड। अगर आप एक क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हैं एंड उसका जो आंसर है वो गलत निकलता है एज पर द आंसर की, देन एवरी वन विल बी अवॉर्डेड मार्क्स. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर एक स्टूडेंट को सेम क्वेश्चन चैलेंज करने की ज़रूरत है तभी उनको मार्क्स मिलेंगे. सो कीप दैट इन माइंड. एंड ऑल्सो सीट्स को लेके आई थिंक कुछ स्पेक्यूलेशन चल रहा है. एज पर द FAQ सीट्स जो हैं वो 3300 कुछ हैं. एज पर द प्रोस्पेक्टस द सीट्स आर अराउंड 2800 2900. FAQs बाद में आए हैं, सो वी विल प्रिज्यूम कि FAQs जो हैं वो अप्लाई होंगे. नाउ कुछ स्टूडेंट्स से कल मेरी रात को बात हुई थी. देर आर स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड 300 प्लस. ऑल्सो देर आर स्टूडेंट्स जिनके 280 की रेंज में आए हैं. मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं देयर स्कोर इज लाइंग बिटवीन 210 to 240. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिनका स्कोर अच्छा आया है. अगर आपका स्कोर नहीं भी अच्छा आया है देन आई वुड लाइक टू से दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, देर इज़ मोर टू लाइफ. एंड ये बस एक पार्ट था लाइफ का. इट इज़ अ चैलेंज दैट यू टुक अप ब्रेवली. नॉट एवरी वन हैज़ द गट्स टू गेट इन टू द लॉ फील्ड राइट आफ्टर ग्रेजुएशन. यू टुक द सेम, सो पैट योर बैक्स फॉर द सेम. पैटिंग ऑफ बैक की जहाँ पर बात है, हैट्स ऑफ टू यू गाइज. पैट ऑन योर बैग्स की जो क्वेश्चंस आप लोगों ने दिए थे, फॉरवर्ड किए थे, आंसर की में भी वही क्वेश्चंस मोस्टली आए हैं. एक दो जगह पर ही फ़र्क है. And also I'd like to thank all of you for coming forward and sharing this question so that we could have a discussion and सब लोग अपना provisional marks calculate कर पाए and everybody could take up a backup plan to understand कि उनका score जो है वो किस range में fall करेगा and उसके लिए उन्हें क्या steps लेने की ज़रूरत है and everybody could mentally prepare themselves. Now let's move on to discussing the questions, but before that I'd like to say कि जिन लोगों को anxiety या problem हो जाती है questions discuss करने से, do not watch this video further, wait for the final result to come and then you can decide for yourself. तो चलिए क्वेश्चंस शुरू करते हैं. कुछ क्वेश्चंस हैं जो गलत हैं एंड जिनको चैलेंज करने की ज़रूरत है. वन बाय वन वी विल लुक एट द क्वेश्चंस एंड वी विल अंडरस्टैंड द रीजनिंग बिहाइंड द सेम. सो हम सीधा लीगल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. इट इज़ द लीगल पार्ट ऑफ इट, जहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं उसमें थोड़ा सा लॉजिक और इम्प्लीकेशन लग रहा है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं साथ में. अब लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 23. यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सी एजेंसी जो है वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है UN की. WTO इज द करेक्ट आंसर हियर. स्पेशलाइज्ड एजेंसी मतलब वो एजेंसीज जो UN के साथ अग्रीमेंट्स के बेसिस पे, कुछ नेगोशिएटेड अग्रीमेंट्स के बेसिस पे फंक्शन करती हैं. All of these function on the basis negotiated agreements. WTO is the answer here. Then इनमें से कौन जज है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल के मेंबर थे? सो द आंसर इज जज राधा विनोद पॉल. बाकी जो हैं ये दोनों ICJ के मेंबर्स रह चुके हैं एंड H.J. Kania was the first Chief Justice of India. We all know that. Then moving on, tripartite agency UN की कौन सी है? Tripartite मतलब 3 parties involved हैं. तो 3 parties are involved in International Labour Organization ILO, जहाँ पर government, worker and employees तीनों parties involved होती हैं. Then the next question is, which of the following was established by Roman statute? International Criminal Court is the correct answer here. Moving on, which one of the following is not a principal organ of the UN? Principal organ Human Rights Council है. Then further, writ of prohibition कब इशू करी जा सकती है? It can be issued when there is absence of jurisdiction or excess of jurisdiction, या फिर violation of principles of natural justice होता है. This is a direct question. Then कौन से schedule में oaths and affirmation prescribed हैं? They are prescribed in schedule 3 of the constitution. Direct question. Who declared the state of emergency in the year 1975? अब यहाँ पर president की बात करी गई है. इंदिरा गांधी will not be the answer. जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, अगर क्वेश्चन में ये पूछा है किसके रेन में हुआ है तो इंदिरा गांधी होगा. और अगर ये बात हो रही है कि किसने डिक्लेयर की थी,
Then Fakhruddin Ali Ahmed is the right answer. Then next is who has the casting vote in case of a joint parliamentary session. ये भी हमने बात करी थी. Speaker के पास power है to cast the vote. President is someone who calls for a joint parliamentary session. Then exchange of enclaves between India and Bangladesh happened through the 100th constitutional amendment. Article 44 of the constitution is related to uniform civil code. Pretty direct question. Then K.S. Puttaswamy judgment is related to right of privacy. This also is the correct answer. Then citizenship is conferred by birth, descent, naturalization, registration. चारों ही options होते हैं citizenship acquire करने के. Therefore, ये सब correct answer है. All of these is the answer to this question. Further, Citizenship Amendment Act जो है वो special provisions उसके कौन सी countries को apply होते हैं? They apply to Afghanistan, Bangladesh and Pakistan. Moving on. According to Constitution, which of the fundamental rights cannot be suspended during national emergency? 2021 वो articles हैं जो national emergency के time पे suspend नहीं किए जा सकते हैं. Further, pardoning power of the governor includes what all? It includes pardoning sentence of life imprisonment and also to remit a sentence. Punishment by court martial जो है वो governor की power में नहीं होता है to pardon. Then further moving on, fundamental duties were included through the recommendation of Swaran Singh committee. Already discussed. Then further, party जो aggrieved है by the Supreme Court decision उसके पास क्या option है? अब यहाँ पर very carefully read here, it says options. It says या तो option हो सकता है या options हो सकते हैं. So options भी हो सकते हैं. That is why the correct answer will be both review and curative petition. दोनों ही options हमारे पास available हैं. Then further 41 आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जब राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन होता है तो दैट इज सब्जेक्ट टू व्हाट रिस्ट्रिक्शंस? इट इज सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन ऑफ पब्लिक ऑर्डर. यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट है. सो देव ट्राई टू ट्रिक यू हियर. कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन्ड है वो है पब्लिक ऑर्डर. देयरफॉर जो आंसर होगा यहाँ पे वो होगा बी, सी एंड डी. Morality is a restriction, health is a restriction, then any other provisions of part 3 are also a restriction to article 25. Then moving on, ex post law facto, article 20 sub article 1 is the correct answer to this question. Then secular word was inserted in the preamble through the 42nd constitutional amendment. Then coming on to 44th question. Now this question is the question that we need to challenge. यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से grounds हैं that can be invoked to restrict freedom of speech and expression according to Constitution of India. Now all these options are available for restriction. Government के पास power है to restrict our right of freedom of speech and expression on all these grounds. Therefore the answer here will be option 4, that is all of these and not just A, B and D only. Security of state is also a ground of reasonable restriction. Then coming on, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है in regard to common intention? Common intention IPC section 34 में given है. And there has to be act done by several persons, there has to be a pre-arranged plan and there has to be prior meeting of minds. Membership of unlawful assembly यहाँ पर dealt नहीं है. That comes under section 149. So the correct answer here is option D. Now another controversial question is which of the following is an offense under IPC? अब सबसे पहले let us see offense क्या होता है. Section 40 of the IPC defines offense as something that is punishable by IPC. अब देखते हैं कि आईपीसी में क्या क्या पनिशेबल है. मैरिटल रेप जो है वो पनिशेबल है अप टू द एज ऑफ 18 years. इफ द गर्ल इज ऑफ 18 years दैट इज पनिशेबल अप टू द एज ऑफ 18 years. नाउ दिस इज गिवन बाय वे ऑफ एक्सेप्शन. जब डेफिनेशन ऑफ रेप दी हुई है अंडर सेक्शन 375, वहां पर एक्सेप्शन 2 में ये गिवन है. इफ अ मैन हैज एन इंटरकोर्स विद हिज वाइफ हु इज बियॉन्ड द एज ऑफ 15 years, वहां पर मेंशन्ड है. दो इंडिपेंडेंट थॉट ऑफ इंडिया की जो जजमेंट आई है उसके थ्रू द एज हैज बीन इंक्रीज टू 18. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो वहां पर एक्सेप्शन में ये दिया हुआ है कि दैट विल नॉट बी पनिशेबल. देन फर्दर मूविंग ऑन, अडल्ट्री जो है वो जोसेफिन शाइन की जजमेंट के बाद इट हैज बीन decriminalized. It is not punishable by IPC. Stalking is punishable. Now the option 4 says both marital rape and stalking. So we see in any case stalking जो है वो punishable है, adultery punishable नहीं है. बात बचता है marital rape. Marital rape जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि it is punishable up to the age of 18 years.
आईपीसी सेज ऑफेंस इज समथिंग दैट इज पनिशेबल बाय आईपीसी, जो हमारे सेक्शन 40 में कंटेन्ड है. सो इन अ वे बाय इम्प्लीकेशन वी कैन से दैट मैरिटल रेप क्योंकि पनिशेबल है अप टिल द एज ऑफ 18 years, इट इज एन ऑफेंस. बट देन ऑब्वियसली इट इज नॉट बीन एक्सप्रेसली मेंशन्ड एनीवेयर, इट इज जस्ट बाय वे ऑफ इम्प्लीकेशन बिकॉज यहाँ पर as an exception this term has been mentioned. So it can be challenged by us, however it really depends on them because at the end examiner जिस point of view से question दे रहा है उसका point of view prevail करता है generally. Then which chapter of the IPC deals with general exception? Chapter 4 deals with the same, it is the correct answer. Then the next question is when a man inserts any object or a part of body not being penis into vagina of a woman, he commits rape. काफी students को confusion था ये sexual harassment है, but then it is rape जो हमने पहले discuss किया था section 376 में, ये clearly defined है. Then doctrine of rarest of the rare principle was established in Bachchan Singh versus State of Punjab. Further, mens rea is not a necessary essential condition in the case of kidnapping. I had earlier discussed कि mens rea जो है वो कुछ terms से decide किया जाता है. So कुछ टर्म्स हैं जिनसे गिल्टी इंटेंशन देखी जाती है. मर्डर, थेफ्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के केसेस में वो टर्म्स मेंशन्ड हैं. वी हैड डिस्कस दिस अर्लियर ऑल्सो. यहाँ पर मर्डर में स्पेसिफिकली इंटेंशन की बात करी गई है, थेफ्ट में डिसऑनेस्टली वर्ड यूज किया गया है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में वॉलंटरीली वर्ड यूज किया गया है. किडनैपिंग में कोई वर्ड यूज नहीं किया है. इट इज अ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी दैट इज कॉन्फर्ड ऑन यू एंड वहां पर कोई मेंटल इंटेंशन मेंस रिया की जरूरत नहीं है. किडनैपिंग इज द करेक्ट आंसर हियर. देन नेक्स्ट इज इग्नोरेंशिया facta excused, ignorantia juris non excused means ignorance of fact is excusable, ignorance of law is not excusable. Therefore this is the correct answer here. Then nothing is an offense if it is done by a child under the age of 7 years. 7 years is the correct answer here. Moving on, right of private defense of IPC is available for protection to both self and other humans. अब यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वो आंसर नहीं है बिकॉज प्रॉपर्टी जो है वो हमें प्रॉपर्टी जो है दैट इज गिवन अलोंग विद द राइट टू सेल्फ एंड अदर ह्यूमंस, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में ओनली प्रॉपर्टी गिवन है. दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर. प्रॉपर्टी चाहे अपनी हो चाहे किसी और की हो, प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है इन रिस्पेक्ट टू बोथ एंड ऑल्सो इन रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी. देयरफॉर self and other humans will be the correct answer here. Then next question 54, X threatens to publish a defamatory libel. यहाँ पर भी काफी लोगों को confusion था कि criminal intimidation होगा, but the answer is extortion. I had earlier also mentioned कि specific illustration जो है वो IPC से उठाई गई है. Revision series for IPC में मैंने ये specific question discuss किया था. Now question number 55 is another controversial question जहाँ पर ये बोला गया है कि नवतेज सिंह जौहर के केस में when the court was dealing with transgender issue, they had asked the center to include them in the category of OBC they have mentioned. अब सबसे पहले नवतेज सिंह जौहर का जो केस था, we all know it dealt with section 377 of the IPC. homosexuality की बात करी गई थी, ना कि transgender issues की बात करी गई थी. In that judgment various judgments were cited and they were cited with the objective to see the wholesome view कि certain categories of persons के को लेके कोर्ट का क्या ओपिनियन रहा है. केएस पुट्टास्वामी जजमेंट वाज साइटेड जहां पर यह बोला गया था कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है एंड एवरीवन हैज द राइट टू प्राइवेसी. नाउ दिस डज नॉट नेसेसरली मीन कि नवतेज सिंह जौहर की जजमेंट के थ्रू ही कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी थी कि हर किसी को राइट टू प्राइवेसी का राइट है, अधिकार है. ये जो राइट है ये आया है थ्रू द केएस पुट्टास्वामी जजमेंट एंड नॉट नवतेज सिंह जौहर जजमेंट. इन द सेम मैनर जो ये ट्रांसजेंडर इशू है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी सेंटर को टू इंक्लूड देम इन द ओबीसी, हाउएवर जब ट्रांसजेंडर बिल आया था दे हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ ओबीसी. इनफैक्ट द बिल द एक्ट रादर इज साइलेंट ऑन दिस इशू. तो वो आया था थ्रू द नालसा जजमेंट. नाउ द सेम वाज कोटेड हियर. इट वाज कोटेड विद द इशू टू मेंशन कि ऐसे लोगों के अगेंस्ट जो है डिस्क्रिमिनेशन एक्सरसाइज किया जाता है, चाहे वो होमोसेक्सुअल्स हो या फिर ट्रांसजेंडर्स हो. सिमिलरली शफीन जहान का केस भी यहाँ पर साइटेड है जहां पर ये बोला गया था एवरीवन हैज द राइट टू चूज देयर पार्टनर. शफीन जहान में ये चीज होल्ड हुई थी एंड नवतेज सिंह जौहर में देयर वाज अ मेयर मेंशन ऑफ द सेम. सो ये सारी जजमेंट्स जो हैं वो इस केस में मेंशन करी गई हैं. इट डज नॉट मीन दैट द नवतेज सिंह जौहर केस स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड या सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला था कि सेंटर को ये डायरेक्शन दी थी टू इंक्लूड देम अंडर द ओबीसी. देयरफॉर दिस क्वेश्चन can be challenged by us.
आंसर जो होना चाहिए वो नन ऑफ दीज होना चाहिए. देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इन इज अटेम्प्ट ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट्स टू किल बी. इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो हमारा ये है कि बी के पास जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस है. इवन दो ए इज मैड, इट डज नॉट मैटर, सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमें अवेलेबल होता है चाहे द पर्सन अगेंस्ट हुम इट इज एक्सरसाइज्ड इज इनकेपेबल अंडर लॉ. देन फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमारी 1976 में आई थी. फर्दर कमिंग डायरेक्टली टू क्वेश्चन नंबर 63 जहां से लीगल क्वेश्चंस शुरू हो रहे हैं. Now, question says कि which of the following is a legal effect of adoption? Adoption say the child is deemed to be child of his adoptive parents and also all the ties from the original families are severed. Therefore, option A and B is the correct answer here. Under Muslim law, a legal guardian may sell the movable property in the interest of child, exercise the right of preemption on behalf of the child, and acknowledge a debt on behalf of the child. All of these is the correct answer here. This question is a little difficult and we could have avoided answering the same. Then which among the following is not a ground for divorce under the Special Marriage Act? तो irretrievable breakdown of marriage is not a ground that has been specifically mentioned. If you will see जो divorce की theories हैं उसमें जो irretrievable breakdown of marriage की theory है वो अब जाकर आई है, कोर्ट्स की जजमेंट के थ्रू आई है. एक्ट में स्पेसिफिकली ये टर्म मेंशन्ड कहीं नहीं है. देयरफॉर द आंसर इज इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज. इसको लेकर भी अभी तक काफी कंट्रोवर्सी चलती आ रही है कि ये जो ग्राउंड है ये कोर्ट ने अपने आप इंट्रोड्यूस किया है, बट देन ऑब्वियसली कोर्ट हैज द पावर टू रीड इनटू द लॉज. डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इज एप्लीकेबल बिटवीन टू पर्संस इफ इट इज रिलेटेड टू ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर हियर. फुल ब्लड, हाफ ब्लड, अडॉप्शन. डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप जो है वो तीनों ही केसेस में अप्लाई होता है. देन नेक्स्ट इज सेक्शन 7 जो है हमारा वो सेरेमनी से डील करता है. फर्दर मैनेजर ऑफ वक्फ इज कॉल्ड मुत्तावली, ये पहले डिस्कस हो चुका है. अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18. दिस वाज डन थ्रू 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. करेक्ट आंसर है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द पावर टू री रजिस्टर अ पॉलिटिकल पार्टी, दो इट हैज नॉट बीन एक्सप्रेसली मेंशन्ड एनीवेयर, बट देन इट इज अप टू यू, यू कैन चैलेंज द सेम. देन नेक्स्ट इज हु इलेक्ट्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट इन राज्यसभा. अब इलेक्शन जो है रिप्रेजेंटेटिव्स टू राज्यसभा का वो होता है बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जहां पर हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं. आर्टिकल 80 अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे यू विल फाइंड द करेक्ट आंसर देयर. Then further, which practices amongst the following constitute corrupt practices? ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है with respect to section 123 of the Representation of Peoples Act. अब ये जो क्वेश्चन है ये इसलिए आया है क्योंकि अभिराम सिंह वर्सेस CD कोमाकेन की जो जजमेंट थी वहां इस इशू को डिटेल में कंसिडर किया गया था. तो करप्ट प्रैक्टिसेस में ये सारी प्रैक्टिसेस आती हैं. देन फर्दर, what can be the maximum number of representatives of स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. अब यहां पर ये नहीं पूछा कि मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. हैड दैट बीन द केस 250 होता, वी हैड डिस्कस्ड दिस बिफोर, बट यहां पर पूछा है रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी. द मैक्सिमम दैट इज देयर इज 238. बाकी जो 12 हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है. अगर आप जाकर आर्टिकल 80 को ध्यान से पढ़ेंगे, आर्टिकल 8 हैज बीन क्लियरली मेंशन्ड कि 238 पीपल विल बी द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी. देयरफॉर यहां पर जो 238 आंसर है दैट इज द करेक्ट आंसर हियर. देन मूविंग ऑन, अग्रीमेंट जो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का है दैट इज एटलीस्ट बिटवीन टू पार्टी जरूरी हैं उसके लिए. Then next question is who amongst the following does not have a capacity to enter into the contract? अब यहाँ पर भी there is an interpretation required. Section 11 of the Contract Act हमारी बात करता है कि competency किसके पास है to enter into a contract. वहां पर ये बोला गया है कि कौन लोग competent नहीं है, minor competent नहीं है, then persons of unsound mind competent नहीं है, then for the people जो disqualified हैं under law दे आर ऑल्सो नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उनके पास कैपेसिटी नहीं है टू कॉन्ट्रैक्ट. अब डिसक्वालिफिकेशन क्या है? डिसक्वालिफिकेशन अंडर लॉ में काफी चीजें आती हैं. एलियन एनिमी आते हैं, कॉन्विक्ट्स आते हैं, कॉर्पोरेशंस आती हैं. सो दे आर
disqualified by law. How? For example, अगर कॉरपोरेशन है, इट इज इंपॉर्टेंट कि कॉरपोरेशन के जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कॉरपोरेशन को पावर दे टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. दो वी नो कॉरपोरेशंस एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, बट देन इट हैज टू बी स्पेसिफाइड बाय द एमओए. अगर ऐसा नहीं होता है देन इट इज कंसिडर्ड अल्ट्रा वायरस. अल्ट्रा वायरस मीन्स बियॉन्ड द पावर्स जाके कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया गया है, तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाता है. सो द लॉ स्पेसिफिकली सेज दैट इट इज इंपॉर्टेंट कि आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये डिस्क्राइब्ड हो, एंड तभी आप एंटर कर सकते हैं. एंड दे हैव बीन इन अ वे डिसक्वालिफाइड. इवन कॉन्विक्ट्स हैव बीन डिसक्वालिफाइड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. इट इज सेड कि जब वो इम्प्रिजनमेंट से अपनी बाहर आ जाते हैं या बेल पे आ जाते हैं, ओनली देन दे कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. देयरफॉर एज पर मी द आंसर शुड बी ऑल ऑफ दीज, बिकॉज अगर हम सेक्शन 11 को डिटेल में पढ़ेंगे, अगर हम सब क्लॉज 3 को पढ़ेंगे जहां पर डिसक्वालिफिकेशन की बात करी गई है, तो वहां पर ये सारी कैटेगरीज फॉल होती हैं, एंड देयरफॉर वी कैन चैलेंज दिस क्वेश्चन. Next, moving on, age of majority 18 years. Direct question. Contract of insurance is an example of contingent contract. ये भी मैंने पहले specifically discuss किया था कि ये quasi contract में नहीं आएगा, contingent में ही आएगा. Then agreement of social nature is unenforceable because it lacks intention to create a legal relationship. We know a contract is something that is enforceable by law. तो अगर social nature का contract है वो unenforceable क्यों है? Because उसमें legal जो कैरेक्टर है वो नहीं है. देन फर्दर, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइज कि जो लोग पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की, ओनली दे कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट. ये भी करेक्ट आंसर है. देन प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज टू सिटीजन्स, पर्सन्स, कंपनीज. ऑल ऑफ दीज प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबको अप्लाई करते हैं. अब कंपनीज को कैसे अप्लाई करते हैं? इवन दो उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये पावर होनी चाहिए टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड व्हेन दैट पावर इज देयर देन द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आर एप्लीकेबल टू देम. देयरफॉर ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर हियर. प्रोडक्ट पेटेंट जो है अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया था इन 2005. देन इंडस्ट्रियल डिजाइन स्पेसिफिकली रेफर्स टू form of expression with aesthetic appeal. This is the correct answer here, because design जो है उसमें हम सिर्फ physical characteristic देख रहे हैं, वहां पर हम combination of colors और ये सारी चीजें जो हैं ये देखा जाता है. Then further, which among the following combination is not mentioned under TRIPS? ये काफी tricky question है and इस question को छोड़ देना चाहिए था. Patents, competent and data exclusivity यहाँ पर mentioned है, that is the correct answer. Further, intellectual property rights जो है हमारे, they are टेरिटोरियल इन देयर इन्फोर्समेंट. यहाँ पर पूछा है इन देयर इन्फोर्समेंट, इनकी नेचर क्या है? इन देयर इन्फोर्समेंट. तो जब हम इन्फोर्स करने जाते हैं, दे आर टेरिटोरियल इन द नेचर, इन द सेंस कि जहां पर आपका आईपीआर ग्रांट हुआ है आप उसी टेरिटरी में उसको इन्फोर्स कर सकते हैं. अगर आपका आईपीआर आपको इंडिया में मिला है तो आप इंडिया में ही उसको इन्फोर्स कर सकते हैं. अपने राइट्स को अगर कोई वायलेशन होता है उसको इंडिया में ही इन्फोर्स कर सकते हैं. सो वी हैव टू रीड हियर केयरफुली. यहाँ पर इन्फोर्समेंट की बात करी गई है एंड देयरफॉर दे आर टेरिटोरियल इन नेचर. देन नेक्स्ट, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स जो हैं वो WTO सेटल करता है. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द पास्ट. देन फॉर्मूला ऑफ मेकिंग कोका कोला इज प्रोटेक्टेड अंडर ट्रेड सीक्रेट्स, क्योंकि ये फॉर्मूला है, कॉपीराइट है, समथिंग दैट इज लिटरेरी, विजुअल, ड्रामेटिक वर्क जो है वो हमारे कॉपीराइट होते हैं. ट्रेडमार्क जो है वो मार्क से डिनोट किया जाता है एंड फॉर्मूला जो है हमारा वो ट्रेड सीक्रेट में आएगा. सो इसी के साथ हमारा जो डिस्कशन है क्वेश्चंस पे वो खत्म होता है. वी हैव ओवर इन ऑल फाउंड आउट कि जो क्वेश्चंस हम चैलेंज कर सकते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 44, जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करी गई है, उसके जो ग्राउंड्स हैं उसकी रिस्पेक्ट में वी कैन चैलेंज. नवतेज सिंह जौहर वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55, दैट वी कैन चैलेंज. देन कैपेसिटी जो है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट वी कैन चैलेंज. एंड मैरिटल रेप का जो क्वेश्चन है वी कैन चैलेंज दैट. इलेक्शन वाला क्वेश्चन ऑल्सो वी कैन चैलेंज. सो इन ऑल आई फील दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी कैन चैलेंज. इट मे हैपन कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जो आपको लगता हो चैलेंज हो सकते हैं. इफ यू फील दैट देयर इज द राइट रीजनिंग दैट यू हैव बिहाइंड इट, देन गो अहेड, चैलेंज द सेम. In fact, discuss that in the comment section with me and with everybody कि और कौन सा क्वेश्चन आपको लगता है जो चैलेंज हो सकता है. सो देखते हैं चैलेंज करने के बाद क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं वो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है एंड
नई आंसर की जब आएगी वी विल गेट बैक टू द सेम. वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिनकी हार्ड वर्क हैज पेड ऑफ. विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर.